लीडर्स जिनको कहा जाता है, उन सब ने कहा कि जब कमेटी की बैठक होगी, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उसकी रिपोर्ट आएगी, तब इस पे देखेंगे। और जब रिपोर्ट आई तो कहा गया कि अब आर्टिकल 13 में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर डिस्कशन फाइनल हो चुका है। पहले कहा गया कि कमेटी की रिपोर्ट में देखेंगे, और रिपोर्ट जब आई तो कहा गया कि अब 13 में कुछ नहीं हो सकता, कुछ और प्रोविजंस करते हैं। और उसी दिन से यह सिलसिला शुरू हुआ। और उसमें जब लगातार हमने देखा कि राष्ट्र को बनाने के नाम पर कहा गया कि एक देश को विकसित बनाने के नाम पर, विकासशील बनाने के नाम पर, इसको आगे ले जाने के नाम पर जितने प्रोजेक्ट्स लगाए गए वो सारे के सारे इन्हीं आदिवासी इलाकों में ले जाया गया। उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, उनकी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय किया गया, और साथ ही साथ उनके सवालों को भी जो है कुचल देने की कोशिशें हुई। और वो लगातार आज तक चला आ रहा है। आज भी हम देखेंगे तो पूरे देश भर में लगातार कश्मीर में, लद्दाख में जो चल रहा है, उससे लेकर के मणिपुर तक चले जाइए, मणिपुर से लेकर के राजस्थान तक चले जाइए, और पूरे देश भर में चाहे हसदेव का मामला जिसमें बात हो रही थी, सिलगेर का मामला हो, या झारखंड का मसला हो, या कहीं पर भी चले जाइए तो पता चलेगा कि आदिवासियों की जमीनों को किसी न किसी तरीके से लगातार छीना जा रहा है। आज जब मैं यहां पर इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था, तब एक नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों के लोगों को, गांव को भेजा गया। लगभग 140 गांवों को एक नोटिस भेजा गया, और उनको कहा गया है कि इस इलाके में ट्राइबल रिजर्व जोन बनेगा, इसलिए उन 140 गांवों को एज सुन एज पॉसिबल खाली करा दिया जाए। यह आज का नोटिस है, आज हम लोग देख रहे हैं। 140 गांव आज की तारीख में 2024 में। कुंभलगढ़, राजसमंद और पाली और सिरोही का यह इलाका है। आज से कुछ समय पहले, लगभग 4 महीने पहले, इसी तरीके से एक नोटिस पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और करौली के गांवों को दिया गया। लगभग 50 गांवों को कहा गया कि यहां पर भी एक ट्राइबल एरिया, टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाएगा, उसको भी खाली कर दिया जाए। और यह सब किया गया। जो पिछले दिनों, पिछले साल में एक जो लॉ पार्लियामेंट से पास किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, और एक और लॉ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। इन दोनों बिलों के हवाले से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के नाम पर देश भर में लगभग 18 इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये सब इलाके टाइगर रिजर्व जोन बनेंगे, और उसके नाम पर इस बड़े लेवल पर यह काम हुआ। साथ ही साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के नाम पर एक बड़ा जो खेला किया गया इस सरकार ने पिछले साल, और वो ये कहा कि नेशनल बाउंड्रीज के आसपास का लगभग 100 किलोमीटर तक का हिस्सा, नेशनल बाउंड्रीज, उसको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पिछले दिनों लक्षद्वीप का डिबेट चल रहा था, वो पूरा इलाके को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी बिल का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर हम लोग जो है टूरिज्म डेवलप करेंगे, और टूरिज्म के नाम पर पूरी जमीन को वहां से हड़पने की तैयारियां चल रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि जहां से भी नेशनल एक्सप्रेसवेज निकलेंगे या जहां से बड़ी रेल लाइनें निकलेंगी, उसके आसपास का हिस्सा भी जो है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, देश का इतना बड़ा रेल नेटवर्क, उसके आसपास का सारा हिस्सा जब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के दायरे से बाहर निकलेगा, तो कितनी सारी जमीनें हैं जो आदिवासियों से एक ही बार में इस बिल के जरिए छीन ली गई। यही रोड्स के मामले में लाया गया, और यह पिछले साल हुआ। कुछ इसी तरीके का प्रपोजल 2014 में भी लाया गया था, लैंड एक्विजिशन बिल, और वो इसलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि उसमें अभय दावी इन्वॉल्व थे। जब लैंड एक्विजिशन बिल आया तो उसके विरोध में अभय दा ने एक मूवमेंट शुरू किया झारखंड के लातेहार में, क्योंकि आदिवासियों में आंदोलनों की बहुत लंबी परंपरा है, और आंदोलनों के भी बहुत अलग अलग फॉर्मेट है। जिस बानी मैम जिस चीज का जिक्र कर रही थी, वायलेंस और नॉन वायलेंस, उन्होंने एक नया मेथड निकाला प्रोटेस्ट का, और वो मेथड था पूप प्रोटेस्ट, कि सरकारी बिल्डिंग जितनी भी है, सरकारी मशीनरी जहां भी है, वहां आदिवासी जाएंगे और बिल्डिंगों के सामने हागेंगे। ये मेथड था, और 2015 में किया गया।
और जब इसको लेकर के अवैधा से सवाल पूछा गया कि क्या ये जो आपका प्रोटेस्ट का तरीका है ये सिविल तरीका है, और तब उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया बहुत कायदे से कि आप बताइए क्या सिविल है और क्या सिविल नहीं है। जो हमारी जमीनें छीन रहे हो आप, क्या ये सिविल है? हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये सिविल है? हमारी भाषा खत्म कर दी, क्या ये सिविल है? हमारे सारे रिसोर्सेज नष्ट कर दिए, क्या ये सिविल है? और जिसको आप सिविल कह रहे हो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सिविल नहीं है। इसलिए अवैधा ने वो मेथड चुना, क्योंकि पूरा का पूरा अगर हम लोग इतिहास उठा करके देख ले, जितना भी एकेडमिक किताबों में जितना भी लिखा गया, पेपरों में जितना कुछ लिखा गया आदिवासियों के बारे में, आपको पता चलेगा कि मेजर हिस्सा एक इलीट की तरफ से आया और उन्होंने एक तरीके से ये दिखाया कि ये इलाका है जहां वो अपना मार्केट कर सकते हैं और वहां से कहीं कोई प्रोजेक्ट लेंगे, ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, थोड़ा सा एनजीओ टाइप का वर्क करेंगे, उसको सीवी में ऐड करेंगे, किसी दिन ऑक्सफोर्ड में जो है, कैम्ब्रिज में, कहीं कहीं मिलेंगे अगले बार। और यही किया गया पिछले 75 सालों में। एकेडमिक्स में यही हुआ कि वो लोग आए, आपके बीच गए, आपके घर खाना खाया, कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें ली और फिर बाद में उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया, सीवी में ऐड किया और पता चला अगले साल वो कोई विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में बढ़िया फेलो जो है बनकर के चले गए, अच्छा मोटा पैसा कमा रहे, दोबारा कभी आकर के शक्ल नहीं देखी आदिवासियों का क्या हुआ। ये हुआ। जितना इतिहास लिखा गया वो भी उसी तरीके से लिखा गया जिसका जिक्र प्रोफेसर गिरी कर रहे थे कि क्या कहे, प्रोटेस्ट कहे, जो है इंसरेक्शन कहे, क्या रिवोल्ट कहे, क्या कहे। लेकिन पूरा का पूरा मामला जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लगातार उनको इस तरीके से लेवल करने की कोशिश की और उसी लेवल के खिलाफ आदिवासियों का पूरा लड़ाई है, जो दिल्ली से बैठ करके या किसी शहर की राजधानियों से बैठ करके आदिवासियों के ऊपर आए दिन लगाए जाते रहे हैं। पॉलिटिकल भाषा में कह लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जो है गरीब है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जो है अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है, ये है वो है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, बार्बरिक है। लेकिन जिस तरीके का ये लेवल आदिवासियों के ऊपर लगाया, दरअसल इस लेवल के जरिए ही उन्होंने आदिवासियों को अपना मार्केट बना करके रखा। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कुछ लोग बनवासी भी कहते हैं, आरएसएस के लोग बढ़िया तरीके से, और वो इसके जरिए भी क्लियर कट जो है डिबेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जंगल में रह रहा है वो चाहते हैं कि वो वहीं रहे। आप अच्छे कपड़े पहनते तो मानते नहीं है कि कोई आदिवासी अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता है। कोई अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो मानते नहीं है कि अंग्रेजी अच्छी कैसे बोल सकता है। इसको यहां क्या करना चाहिए, यहां क्यों है। वो चाहते हैं कि हम हमेशा पत्ता लपेट के घूमते रहे। तो उनके लिए यही उसका एक परिभाषा है। इसलिए जरूरी है कि उस पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है उसके खिलाफ हम लगातार लड़े, बोले और हमारा अपना जो रेजिस्टेंस है उसको दर्ज कराए। और पिछले दिनों में जितना पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो माहौल जिस तरीके से चल रहा पिछले 70-75 सालों से, उसमें यही किया गया और उसका नतीजा ये निकला जिसमें कि अब लगातार ट्राइबल्स की तरफ से जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर है उसके खिलाफ में अपना एक पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने शुरू हुए। और आज के दौर में हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों में लगातार ट्राइबल फोर्सेस अपने आप को पॉलिटिकली यूनाइट कर रही है और उस पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए वो अपनी कल्चर को बचा रही है, अपने रिसोर्सेज को भी बचा रही है और साथ ही साथ वो अपने आप को आगे भी ले जा रही है। और इस तारीख में, आज की तारीख में, वो किसी के भरोसे नहीं है कि वो ना कांग्रेस के भरोसे है ना बीजेपी के भरोसे है, क्योंकि उसे पता है कि बारी बारी दोनों उनको लूटने के लिए आ रहे हैं। जिस अडानी का जिक्र हुआ, वो अडानी कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बड़ा पैसा दे रहा है, तो वहां बहुत अच्छा है। दिल्ली में अडानी बहुत खरा, राहुल गांधी जी बहुत विरोध करते हैं उनका, लेकिन उन्हीं की सरकार जब छत्तीसगढ़ में होती है तो फर्जी ग्राम सभा, और फर्जी ही नहीं, उन लोगों के साइन करवा लेती है जो कि 2 साल और 3 साल पहले मर चुके हैं, उनके साइन करा करके बैक डेट में,
और ग्राम सभाओं की परमिशन दिला करके अडानी को माइनिंग की परमिशन मिल जाती है और वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती है और वही काम सेम उन्हीं ग्राम सभाओं की रिकमेंडेशन के नाम पर आज की तारीख में बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। तो आदिवासियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यह बहुत क्लियर है, हमको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दोनों ने कोई भला नहीं किया, सबने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, अपना जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट किया। आज की तारीख में देख लीजिए, आदिवासियों की लड़ाई अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा इलाका उठा करके देख लीजिए ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है। पहली बार 2006 में आकर के ट्राइबल्स को कहा गया कि हम आपको लैंड राइट्स ग्रांट करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया और एक्ट आने के एक साल बाद 2007 में 3 एनजीओ जो है उस एक्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गए। उन तीनों एनजीओ बड़े कॉर्पोरेट्स के थे। उनमें एक तेंदुआ बचाता था, कोई एक भालू बचाता था, कोई एक चीता बचाता था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ट्राइबल्स को लैंड राइट्स ग्रांट किए गए, उनका आर्गुमेंट था तो ये जो जीव जंतु है जिनको बचाने का काम एनजीओ कर रहे हैं वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स को लैंड दे दी गई तो ये सब खतरे में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें जीव जंतुओं को बचाना है तो ट्राइबल्स को लैंड राइट्स नहीं देने चाहिए। और उस एनजीओ के उन केसेस का रिजल्ट आता है 2019 में, वर्डिक्ट आया और कहा गया कि जिन ट्राइबल्स के पास फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत आपके पट्टे नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, उन सबको अपनी जमीनें खाली करनी होंगी। और 2019 में जिस दिन ये वर्डिक्ट आया, उसके बाद पिछले साल जब पार्लियामेंट में एक डेटा इसी से जुड़ा हुआ जब पेश किया गया तो पता चला कि इस देश में लगभग 13-14 करोड़ आदिवासी हैं। उनमें से मात्र 44 लाख में 44 लाख ने एफआरए 2006 के तहत लैंड राइट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल किए थे। मात्र 44 लाख ने, इतने तो केवल एप्लीकेशन आए थे और उनमें से मात्र 23 लाख 23 लाख के आसपास एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाला हुआ है। जिस दिन वो ऑर्डर उस पे से होल्ड हटेगी, इससे हटाएगा सर सुप्रीम कोर्ट, उस दिन आप अंदाजा लगाइए इस देश में पार्टीशन में जितना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जितना माइग्रेशन नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस एफआरए के तहत जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे होने वाला है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कहां जाएंगे लोग। आपने मात्र 23 लाख को एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है, उसमें भी कम्युनिटी लैंड भी इंक्लूड है और इंडिविजुअल भी है। और क्या कह करके, क्योंकि सारे के सारे राइट्स इसमें जो आपके ग्राम सभाओं की अनुमति थी, ग्राम सभाओं को जो है परमिशन थी कि वो एक केस को जो है हैंडल कर सकते, लेकिन ग्राम सभाओं के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास पावर थी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में जिन जिन इलाकों में उनके प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, लगने वाले थे या पहले से लगे हुए थे, उन इलाकों में ग्राम सभाओं के परमिशन जो उन्होंने एक्सेप्ट किए थे प्रपोजल, उन सबको रिफ्यूज किया, उन सारे दावों को खारिज कर दिया। और इस मामले में सबसे बड़ा हिस्सा आपका मध्य प्रदेश के भीतर है, जहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। आज 5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तभी सरकारों से कहा था कि 3 महीनों में जितने एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस पर जो है आप एक्शन लीजिए और इन एप्लीकेशंस को फिर से रिव्यू कीजिए, जिनको पट्टा मिल सकता है दीजिए। 3 महीने का टाइम था, आज 5 साल गुजर गया, एक एप्लीकेशन को, सिंगल एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश सरकार ने डील नहीं किया। और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने, पूरा देश में देख लीजिए, उन एप्लीकेशंस को नहीं रिव्यू किया गया। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, शायद मैनिफेस्टो का ही पार्ट है, कुछ हिस्सा ट्विटर पर चल रहा है राहुल गांधी के हैंडल से। वहां वो कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को पट्टे दिए जाने की बात थी, हम उन केसेस को विद इन 6 मंथ अगर हम पावर में आए तो रिजॉल्व कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के टाइम पर और उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आपको 2024 में याद आने की क्यों जरूरत है? आप 2020-21 में भी तो इस काम को कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और
आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, क्या वहां रिव्यू किया गया? नहीं किया गया। और जो बीजेपी वाले, उनका तो कहना ही क्या, वो तो इतनी भी जहमत नहीं उठाए। लेकिन इसलिए यहां यह सवाल उठाने की जरूरत है कि आज की तारीख में ट्राइबल पॉलिटिक्स को यहां तय करना पड़ेगा कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके सामने दोनों तरीके के चैलेंजेस हैं। कॉर्पोरेट्स के भी चैलेंज है और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस बीजेपी से लेकर के बाकी पार्टियां, उनके भी चैलेंजेस है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हसदेव गए थे। हसदेव जाने का जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लोग राजस्थान से, कुछ लोग दिल्ली से हसदेव आ रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, उससे पहले ही अडानी की टीम और उनके लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि सर हमसे मिले बिना मत जाइएगा, हमसे मिले बिना मत जाइएगा। लोगों से जब मिले और उसके बाद जब आए तो कहा कि नहीं नहीं, एक हमारे वाइस जो मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर किसी, उसके साथ एक बार आप मीटिंग करके जाइएगा। आप अंदाजा लगाइए कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को, कि कौन वहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसको मॉनिटर कर रही है। और ये सिर्फ हसदेव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है कि पूरे देश में किस तरीके से जो ट्राइबल लीडरशिप इमर्ज हो रही है, ट्राइबल वॉइसेस जो रेज हो रही है, उसको खत्म किया जा सके। मध्य प्रदेश के भीतर हो, कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नए बने और वो लगातार इस तरीके की डिमांड्स करें ट्राइबल राइट्स को लेकर के, लेकिन क्या होता है, आपको पता चलेगा कि एक एक व्यक्ति पे, एक एक नौजवान पे 18-18, 20-20 मुकदमे, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने किसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया, और हर प्रोटेस्ट पे एक मुकदमा उनके खाते में दर्ज कर दिया गया। और जैसे ही इलेक्शंस आते उससे 6 महीने पहले नोटिस आ कि आपको जिला बदर किया जाता है। अब आप अगले 6 महीने तक जिला में ही एंट्री नहीं कर सकते, ना कोर्ट में जाता है मामला, सरकार का ऑर्डर कि आप जिला बदर तो जिला बदर, अगली बार आप घुस नहीं पाएंगे। तो लगातार इस तरीके का अटैक ट्राइबल जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमर्ज हो रही है अलग अलग मूवमेंट से, उसके ऊपर हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने का सिलसिला वो तो चल ही रहा है। झारखंड में हम सब लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से लाया गया, ना एफआईआर में नाम, ना चार्जशीट में नाम, ना केस उनके खिलाफ, लेकिन उठा के जेल में डाल दिया गया। जब तक चुनाव निपटेंगे तब तक, उसके बाद सारा फ्री। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें अपने जो ट्राइबल लीडरशिप है उसको इंडिपेंडेंटली खड़ा करना है, क्योंकि जरूरी है कि हमारे लोग जब तक विधानसभा में या लोकसभा में नहीं होंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ना भी है, लिखना भी है, हमें अपनी भाषा भी बचानी, अपनी कल्चर को भी बचाना है। तो हमें अपने जो लीगल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के भीतर भी जाना पड़ेगा, हमें असेंबलीज के भीतर भी जाना पड़ेगा, उनको भी खाली नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर वो खाली चले गए तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, सिलेबस तय करने का काम वही करेंगे। कौन पढ़ाएगा ये भी वही तय करेंगे। ठीक है, लेटरल एंट्री की प्रोसेस शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटीज में। बिना एग्जाम, बिना नेट, बिना एमए आप सीधे प्रोफेसर बन जाइए, और बन चुके हैं लोग। आप नेट देते रहिए, पीएचडी करते रहिए, और वो बिना नेट, बिना एमए, बिना जो है बीए की डिग्री के प्रोफेसर बन चुके हैं। आपको बता दूं, हेमंत बिश्व शर्मा के भाई प्रोफेसर बने हैं आसाम के भीतर, बिना एमए नेट पीएचडी के। ऐसे और भी लोग बन रहे हैं बिना यूपीएससी के। लोग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर बन चुके हैं इस देश के भीतर। तो इसलिए हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है, तो जरूरी है कि हम पॉलिटिकल जो पावर का जो सेंटर है वहां पर भी अपना दबदबा मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, फूल जोहार।